बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डायलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, चूंकि आज का हमारा विषय है गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस, भ्रांतियाँ और सच्चाई, तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि गुर्दा मानव शरीर का बहुत ज़रूरी अंग कहा जाता है। ये क्या होता है और मानव शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत इसी से करेंगे। जी तो हमारे शरीर में नॉर्मली दो गुर्दे होते हैं जिनको कि किडनी भी बोलते हैं, और ये शरीर में पीछे की तरफ होती हैं। जी नॉर्मली इनका काम सिर्फ एक नहीं होता, ये हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस बनाने की काम करती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, हम्म, शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले हार्मोन बनाना, शरीर में विटामिन डी बनाने वाले हार्मोन बनाना, शरीर में नमक और पानी की मात्रा को संतुलित करना, और शरीर में एसिड और बेस की मात्रा को संतुलित करना। जी ये सारे काम और इसके अलावा यूरिया और क्रेटिनाइन जो होते हैं जी उनकी भी मात्रा को नियंत्रित करने का काम हमारी किडनी करती है। जी आमतौर पर कहा जाता है कि गुर्दे दो होते हैं व्यक्ति के शरीर में। जी कई बार लोगों में ये भी सुना गया है कि किसी किसी को एक ही किडनी होती है। जी, कई लोगों में पैदाइशी एक किडनी होती है, लेकिन अगर दूसरी किडनी स्वस्थ है तो आदमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है सिर्फ एक किडनी के सहारे। अच्छा अगर उसमें कोई दिक्कत आती है जी तब उसके लिए रिस्क उन लोगों की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है जिनमें कि दोनों किडनी होती है। अच्छा अच्छा, यहाँ एक चीज़ और हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहेंगे। कहा जाता है कि एक एक करके ये गुर्दे काम करते हैं, तो सच्चाई क्या है डॉक्टर साहब? क्या दोनों गुर्दे एक साथ काम करते हैं, दोनों किडनी साथ साथ काम करती हैं, अलग अलग काम करती हैं? जी, जैसे कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जी वो दोनों एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी बढ़ती है। जी ऐसे ही गुर्दे होते हैं, दोनों गुर्दे हर समय 24 घंटे हर सेकंड हर पल लगातार काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। अच्छा, ये भ्रांति है कि एक एक करके गुर्दे काम करते हैं, एक नहीं एक करके किडनी काम नहीं नहीं, करती जैसे कि ऐसा लोगों में हो सकता है है? जी और जानवरों में हो सकता है कि एक काम कर रहा है, वो थक गया तो दूसरे ने जिम्मेदारी उठा ली, जी लेकिन जी किडनी में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, दोनों किडनी हर समय काम कर रही होती हैं। जी जी, ये तो बात रही किडनी या गुर्दे की। डॉक्टर साहब, अब जो महत्वपूर्ण आज का विषय है वो है डायलिसिस। तो जी सबसे पहला तो यही कि डायलिसिस आखिर क्या होती है? जी, जैसा मैंने बताया कि हमारे शरीर में गुर्दे क्या काम करते हैं। जी तो जो काम गुर्दे करते हैं कि शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, जी और शरीर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको रिटेन रखना है। तो जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तब डायलिसिस की जाती है। तो डायलिसिस बेसिकली किडनी का आर्टिफिशियल सपोर्ट है। अच्छा कि जब किडनी काम नहीं कर रही तो डायलिसिस के सहारे हम किडनी के नॉर्मल काम का कुछ हिस्सा कर पाते हैं, जैसे कि शरीर में पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है या कम है, या शरीर में सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रेटिनाइन इनकी मात्रा ज़्यादा या कम है तो उनको डायलिसिस के सहारे नियंत्रित किया जाता है। जी, क्या होती है डॉक्टर साहब डायलिसिस? किस तरह की प्रक्रिया है ये? ये देखिए, डायलिसिस दो तरह की होती है, हम्म, एक तो हीमोडायलिसिस, दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा सॉरी, हीमोडायलिसिस वो होती है जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं, जो ज़्यादा कॉमन है, इसको खून वाली डायलिसिस बोलते हैं। जी और जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो पेट से होती है और उसको पानी वाली डायलिसिस बोलते हैं। अच्छा और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो यूजली लोग घर पे खुद से कर सकते हैं, अच्छा उसके लिए सेंटर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी जी तो डायलिसिस में जो खून है, जिस अगर हम हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं जी तो उसमें एक मशीन होती है। तो मरीज के शरीर में एवी फिशुला या डायलिसिस कैथेटर लगा दिया जाता है, तो उसके सहारे ब्लड मशीन में आता है और मशीन उस खून को साफ करके या फिल्टर करके वापस पेशेंट के शरीर में भेज देती है। जी जी, आपने डॉक्टर साहब अभी अभी बताया कि गुर्दे जो है वो शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो खराब चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये किस तरह होता है? क्या किस तरह से निकलता है शरीर का वेस्ट शरीर से बाहर? जी, तो जैसा मैंने बताया कि गुर्दे का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हम्म, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं।
अच्छा। तो किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स होते हैं जी। जो साथ साथ काम करते हुए किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करते हैं और जो यूज़फुल मटेरियल है जैसे कि शरीर में प्रोटीन है जी। उनको रिटेन करते हैं। तो अच्छा। बेसिकली किडनी में एक 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जी। या आप आम भाषा में छलनी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो छलनी के सहारे जी। किडनी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। यानी खून में से ये सारी चीज़ें छानी जाती हैं जी और बाहर निकलने का माध्यम अगर हम कहें तो वो यूरिन, पेशाब के थ्रू बाहर शरीर से जी निकलता है। जी जी, एक ही रास्ता है उस वेस्ट का बाहर निकलने का, वो है यूरिन। जी जी। अच्छा, डायलिसिस के विषय में डॉक्टर साहब आपने हीमोडायलिसिस के बारे में कहा कि एक मशीन होती है, मशीन में शरीर का खून जाता है और जो शुद्ध करके या उसे छान के दोबारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है। जी तो बिल्कुल। क्या पूरे शरीर का खून जाता है? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि खून सबसे ज़रूरी पदार्थ है शरीर का। थोड़ा सा भी कम हो तो लोगों को चक्कर आते हैं, बेहोशी आने लगती है, और मशीन में अगर पूरा खून जाएगा तो कैसे क्या होता है, कैसे करते हैं आप लोग ये सब? ये देखिए इसमें चक्कर आने या बेहोशी जैसी चीज़ें नहीं होती। उसका कारण ये है कि ये क्लोज्ड सिस्टम होता है। जी। जितना ब्लड मशीन में आता है उतना ही मशीन से वापस शरीर में लौट जाता है। अच्छा तो इसलिए एकदम से सारा जो खून है वो नहीं आता। अच्छा। जैसे डायलिसिस में हमें ब्लड कितना लेना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अच्छा। हम हर मिनट 50 ml से लेके 300 ml तक भी ब्लड एवरी मिनट अच्छा, हर पेशेंट मिनट। के शरीर से ले सकते हैं, जी। लेकिन उसी रफ्तार से वो वापस भी लौट जाता है। अच्छा। तो 1 मिनट में अगर आप 300 ml ले रहे हैं तो 1 घंटे में ऑलमोस्ट जी। 18 लीटर के आसपास जी। ब्लड आपने फिल्टर कर दिया। और नॉर्मली इंसान के शरीर में टोटल वजन का करीब 13% ब्लड होता है। अच्छा। तो हम 7-8 लीटर के आसपास भी मान लें तो ऐसे समझ लीजिए कि उस 4 घंटे की डायलिसिस में आप पूरे शरीर का ब्लड कई बार साफ करके अच्छा। वापस लौटा देते हैं। अच्छा, एक साइकिल है जो चलता रहता है जी। शरीर से मशीन में और मशीन से शरीर में। जी, हम ये जानते हैं। मशीन हर महीने जैसे अगर हम 300 ml पर आवर का ब्लड फ्लो ले रहे हैं तो वो मशीन जो है 300 ml पर मिनट, जी। तो वो मशीन हर मिनट में 300 ml ब्लड ले रही है, उसको उसे प्यूरिफाई साफ कर कर रही है और वापस कर रही है। और ये लगातार 4 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जबकि मरीजों को डायलिसिस पे रखना पड़ता है या उनकी डायलिसिस करनी पड़ती है? जी, तो उसमें 2 तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। जी। या तो एक्यूट परिस्थिति हो जो अचानक से हो, इसको टेक्निकल वर्ड्स में एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अच्छा। दूसरी परेशानी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी लोगों की पुरानी किडनी की परेशानी चली आ रही थी और धीरे धीरे किडनी बिल्कुल फेल हो गई। जी। तो दोनों ही परिस्थितियों में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्लिनिकल क्राइटेरिया एंड लैब क्राइटेरिया। अच्छा। तो क्लिनिकल जो क्राइटेरिया है वो मरीज के लक्षणों के ऊपर होते हैं। जैसे मरीज की सांस बहुत फूल रही हो, तो उसको पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा, उसको सूजन आ रही है, उसको दौरे पड़ रहे हों या यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ने की वजह से कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये उसके क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर डायलिसिस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं लैब क्राइटेरिया। तो उसमें यूरिया क्रिएटिनिन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पोटेशियम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जो कि मेडिसिन से भी करेक्ट ना हो रहा हो, या शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाना जिसको कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। तो उस स्थिति में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। या लंग्स में पानी का भर जाना, अच्छा, तो उस स्थिति में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, हीमोडायलिसिस के अलावा आपने बताया कि पेट के द्वारा भी डायलिसिस होती है, वो किस तरह की डायलिसिस है? जी, तो उसमें पेट में कैथेटर डाल दिया जाता है और फिर कुछ समय के लिए पेट में एक डायलिसिस फ्लूइड आता है, वो भर दिया जाता है। तो पेट के अंदर जो झिल्ली होती है वही डायलाइजर का काम करती है। अच्छा। और उसके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट होता है और वो फिल्टर होता है और बाद में हम उसको पेट से दूसरे बैग में वापस निकाल देते हैं। अच्छा।
तो आपने बताया कि ये प्रक्रिया जो है वो मशीन के द्वारा ना हो करके व्यक्ति ये हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये दोनों तरह से हो सकती है, जी। मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। अच्छा। और ये घर पे होती है, इसमें पेशेंट खुद भी कर सकता है या पेशेंट के जो साथ लोग रह रहे हैं वो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद खुद कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि भ्रांतियों की बात हम बताने वाले हैं अपने श्रोताओं को, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चूँकि आप डॉक्टर हैं, अब डे बाई डे आपकी प्रैक्टिस में लोग आते हैं, जो किडनी के बीमार लोग हैं उनकी आप इलाज करते हैं, किस तरह की भ्रांतियाँ आपने समाज में अब तक महसूस की? सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो फिर कभी बंद नहीं होगी, जिंदगी भर हमेशा चलेगी। डायलिसिस करानी जी, पड़ेगी। जी। ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। अच्छा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किडनी की परेशानी नई है या पुरानी। अब जिन लोगों की किडनी पूरी तरह से बैठ चुकी है, खराब हो चुकी है जी। और किडनी का जो फंक्शन है वो 10% के नीचे आ चुका है, ऐसे लोगों में यूजुअली एक बार डायलिसिस शुरू होकर जिंदगी भर चलती है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों में किडनी किसी वजह से, जैसे कि अचानक से कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई ऐसी मेडिसिन ले ली तो अचानक से किडनी डैमेज हो जाती है, यूजुअली उन लोगों में 1 हफ्ते से लेके 4 से 6 हफ्ते तक के बीच में किडनी रिकवर कर जाती हैं। अच्छा। और यूजुअली डायलिसिस बंद हो जाती है। अच्छा। इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हर मरीज में डायलिसिस जो शुरू होती है वो ज़िंदगी भर चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। वाकई में ये भ्रांति बहुत बड़े स्तर पर लोगों में है कि एक बार अगर डायलिसिस हुई तो जीवन भर उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि बात सच्चाई की करें तो ये इसके उलट है। जी, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जबकि जीवन भर के लिए आपने बता ही दिया है डायलिसिस की ज़रूरत होती है, वरना तो डायलिसिस एक बार हो जाती है, किडनी अपना काम शुरू कर देती है और फिर डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। जी, मैं कुछ बातें और बोलना जी। चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे सही सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जी। कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। और मैंने देखा है कि ये जो भ्रांति है ये सारे लोगों के मन में रहती है कि एक बार डायलिसिस शुरू हुई तो कभी बंद नहीं होगी। और उस चक्कर में कई बार लोग डायलिसिस के लिए परमिशन ही नहीं देते। और ऐसे में जो एक्यूट किडनी इंजरी वाले मरीज हैं जिनको कि बचाया जा सकता है डायलिसिस करके, कई बार उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अपने डॉक्टर के साथ बैठें, डिस्कस करें, सारी परिस्थिति समझें और इससे भी ज़्यादा कुछ समझना है तो डायलिसिस का इंडिकेशन समझें कि डायलिसिस वो क्यों कर रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या इंडिकेशन है, वो समझें। जी। और डायलिसिस के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं और उन सब के प्लस और माइनस जी। सारे समझें। और अगर ये निकल के आता है कि नहीं डायलिसिस ज़रूरी है तो बिल्कुल करानी चाहिए, ये मरीज़ के लिए लाइफ सेविंग होता है। जी जी, कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि जब इमरजेंसी होती है उस समय लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो डायलिसिस कर दीजिए, और दोबारा अगर आप उन्हें सलाह देते हैं कि आपको इतने दिन बाद दोबारा फिर डायलिसिस करानी है तो लोग कतराते हैं, समय पर डायलिसिस के लिए वापस नहीं आते। ऐसा करने पे किस तरह का नुकसान होता है मरीज़ का? जी, ऐसा करने पे मरीज को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। समय पे अगर डायलिसिस की ज़रूरत है और वो समय पे नहीं करा रहे हैं जी। तो सबसे पहला तो यही आता है कि जो शरीर में वेस्ट मटेरियल हैं, यूरिया, क्रेटिनाइन, पानी, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से सांस फूल सकती है, सूजन आ सकती है, जी। भूख लगना बंद हो जाता है। यूरिया क्रेटिनाइन की मात्रा बहुत बढ़ने से दौरे पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और हार्ट में और फेफड़ों में सूजन आ सकती है। और अगर शरीर में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सडनली डेथ भी हो सकती है। इतना घातक हो सकता है समय पर डायलिसिस ना करवाना। जी। डॉक्टर साहब, कुछ तरह के मरीज़ होते हैं जिनमें कई बार डायलिसिस की परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बनती हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उनमें ये सुनने में आता है कि साहब शुगर की बीमारी है और शुगर अगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहेगी तो डायलिसिस करवानी पड़ेगी। सच्चाई क्या है सर? जी, देखिए इसमें यह है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स जी। न तो पूरी तरह से डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं जी। न दवाइयाँ टाइम पे खाते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइटरी प्रिकॉशंस, वो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मीठा जहर के समान है
लेकिन उसके बाद भी, ये बात जानते हुए भी, कई लोग अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते और बीच बीच में मीठा खाते रहते हैं, चोरी से, चुपके से। और शुगर का जो ऑप्टिमम कंट्रोल होना चाहिए वैसा इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है जी। और इन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन इनके अलावा जो लोग अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, हेल्थ के प्रति अपने चिंतित हैं, वो लोग भी शुगर तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स भी कई बार लोगों से मिस हो जाते हैं। जैसे कि एक मैंने अपने पिछले टॉक में बताया था कि कुछ लोग जो ज़्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में होते हैं किडनी की बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको पहले से हार्ट की परेशानी है और पहले से लिवर की परेशानी है जी। ऐसे इन सारे लोगों को टाइम टाइम पे अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कराते रहने चाहिए, ताकि हमें समय रहते किडनी की बीमारी पता चल सके। जो अचानक से इमरजेंसी आती है वो यूजुअली उन लोगों में आती है जिन्होंने सालों से अपनी किडनी के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं होता है। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी है तो किडनी की जांच स्वाभाविक है, किडनी की जांच के बाद ही उसकी बीमारी के बारे में पता लगता है। लेकिन कई बार जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो ये कहते हैं हमारी शुगर तो ठीक चल रही है, और नाप भी लेते हैं। आजकल ग्लूकोमीटर लगभग लोगों के पास होता है, तो अगर ग्लूकोमीटर से चेक करके खुद को संतुष्ट कर रहे हैं लोग कि हमारी शुगर ठीक चल रही है और हमारा खान पान ठीक है, ऐसे में भी क्या वो परिस्थितियाँ आ सकती हैं जबकि डायलिसिस जैसी इलाज की ज़रूरत पड़ जाए लोगों को? जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ एक सिंगल बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और ये इसके जो भाई बहन हैं वो हैं ब्लड प्रेशर और थायराइड जी और किडनी की परेशानी। अच्छा। तो अगर शुगर सिर्फ ग्लूकोमीटर से चेक करके आप ये आश्वस्त नहीं हो सकते कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक तो आपको HbA1c का लेवल कराना चाहिए जो 3 महीने की शुगर का एवरेज आपको बताता है जी। वो आपका बहुत अच्छे से अंडर कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा किडनी की भी समय समय पर जांच होनी चाहिए। उसके लिए पेशाब की जांच में प्रोटीन लीक हो रही है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस समय किडनी से डायबिटीज़ वाले मरीज़ की किडनी से प्रोटीन लीक होने लग जाता है तो किडनी की डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में हमें और फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास जाके, और आजकल कई ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो यूरिन से लीक हो रही प्रोटीन को कम करने में, पूरी तरह से रोकने में सहायक हैं, हेल्प करती हैं। जी जी। किडनी की जांच कराने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कराने ज़रूरी होते हैं? KFT तो एक जाना हुआ नाम है, लोग KFT का जांच करा लेते हैं और ये तय हो जाता है कि किडनी ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देंगे? जी देखिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ वाले मरीजों में जब किडनी अफेक्ट होना शुरू होती है उस समय क्रेटिनिन तो ठीक ही रहता है, शुरुआत होती है यूरिन में प्रोटीन लीक होने से। अच्छा। तो बहुत इनिशियल स्टेज में जब कम प्रोटीन लीक हो रही होती है तब हम उसको माइक्रो एल्बुमिनूरिया बोलते हैं, और उसके बाद फिर मैक्रो एल्बुमिनूरिया आता है और उसके बाद सीवियर प्रोटीनूरिया आता है। अच्छा। तो इन सब के बाद फिर क्रेटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो एक अच्छा खासा टाइम गैप होता है जहाँ पे हम चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते वो पेशेंट उस पीरियड में कॉन्टैक्ट करे। जी। ज़्यादातर लोग उस पीरियड में कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते तो क्रेटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तब दिक्कत बढ़ती है। डॉक्टर साहब, जो प्रोटीन लीक होने की बात आप कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी जांच आप लोग कराते हैं जिससे ये तय हो पाता है कि प्रोटीन लीक हो रहा नहीं हो रहा? देखिए, इसमें यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन शुरुआत में जो हम करते हैं, और उसके अलावा यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो, यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो, 24 आवर यूरिन एल्बुमिन या 24 आवर यूरिन प्रोटीन, वो डिपेंड करता है पेशेंट प्रोफाइल के ऊपर। उस पर ही जो ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो डिसीजन लेते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब पेशाब का टेस्ट होता है या फिर ब्लड से ये सब पता किया जाता है? जी, जैसा कि इसके नाम में ही है यूरिन फॉर प्रोटीन या यूरिन फॉर एल्बुमिन, तो ये यूरिन के थ्रू ही होता है। जी, यानी ब्लड का सैंपल नहीं देना होता है, सिर्फ यूरिन के सैंपल से ये जांच हो जाती है। जी। अच्छा, एक बात और बताइएगा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि सुबह सुबह अगर यूरिन का सैंपल दिया जाता है तो परिणाम अच्छे आते हैं, रिजल्ट ठीक आता है। एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए? किसी भी समय सैंपल दे सकते हैं यूरिन का या फिर सुबह का ही सैंपल ज़्यादा उपयुक्त है? जी, उसमें जो मॉर्निंग का पहला सैंपल होता है उसको रिकमेंड करते हैं। जी। उसका रीज़न ये होता है कि उस समय
ब्लैडर ओवरनाइट का फुल होता है और उस समय जो सैंपल आता है वो ओवरनाइट का रेस्ट भी होता है, तो उसके बाद जो सैंपल आता है वो एक्यूरेट होता है। दिन में हो सकता है आपने थोड़ी दौड़ लगा दी या ज़्यादा एक्सर्शन ले लिया तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं डे टाइम वाले वो फर्स्ट वर्डेड मॉर्निंग सैंपल में अवॉइड हो जाते हैं। अच्छा 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 डॉक्टर साहब, जो हम गुर्दे की डायलिसिस की बात कर रहे हैं, तो गुर्दे की डायलिसिस की समस्या पुरुषों में ज़्यादा होती है, मतलब इसकी ज़रूरत पुरुषों में ज़्यादा पड़ती है या महिलाओं में, या फिर दोनों में समान रूप से गुर्दे की बीमारियां होती हैं और डायलिसिस जैसी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है? किडनी की परेशानियां दोनों लोगों में ही काफ़ी कॉमन है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। डिपेंड करता है कि आपकी जो बेसलाइन हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, आपको कोमॉर्बिडिटीज यानी कि पुरानी जो बीमारियां हैं वो क्या है। जी, कुछ एज का भी होता है डॉक्टर साहब कि इस उम्र में ज़्यादा संभावना रहती है? किडनी की बीमारियां हर एज ग्रुप में और हर जेंडर में हो सकती हैं जी। और हर एज ग्रुप की अपनी डिजीज प्रोफाइल होती है। जैसे कि बच्चों में यूजली जो जेनेटिक और एनाटॉमिकल किडनी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं। मिडिल एज में यूजली इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती हैं और ओल्ड एज में यूजली जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब ज़्यादा, इनकी वजह से किडनी की बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन ओवरऑल डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी की बीमारी का। क्या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनके सेवन से गुर्दे खराब होते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल ऐसी हैं। स्पेशली जो लोग लंबे समय से सिर दर्द के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं या और ओवर दी काउंटर मेडिसिन खा रहे होते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से बॉडी बनाने के लिए, जिम करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें करते हैं, ऐसे लोगों में संभावना होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जिनके बारे में नहीं पता, बस हमने किसी से सुना और ले लिया, तो कुछ टाइम पीरियड में वो आपको बिल्कुल किडनी को पूरी तरह से डैमेज करके आपको डायलिसिस तक पहुंचा सकती हैं। जी, अगर हम ये जानना चाहें डॉक्टर साहब के मरीजों के पास और क्या विकल्प हैं डायलिसिस के अलावा, तो क्या बताएंगे आप? तो जो मरीज अब डायलिसिस पे आ चुके हैं तो उन पे पहला तो यही विकल्प होता है कि डायलिसिस में हीमोडायलिसिस पे रहना है या पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाना है। अच्छा, ये विकल्प हो सकता है? जी। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं, पहले पेट की सर्जरी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं है, ओवरवेट नहीं है, तो वो अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। तो उसमें नाइट टाइम में डायलिसिस करके सुबह आराम से लोग ऑफिस जा सकते हैं और रात में अपना डायलिसिस कर सकते हैं, और कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भी डिपेंड नहीं होते और वो अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस का सामान लेके जा सकते हैं और डायलिसिस कर सकते हैं। और अगर अब सपोज ठीक है हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों को एज डायलिसिस कंसीडर करते हैं, तो दूसरा जो विकल्प होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सुटेबल है कि नहीं किडनी लेने के लिए, और अगर पेशेंट सुटेबल है तो उसमें जो भी उनके ब्लड रिलेशन में डोनर्स हैं वो किडनी दे सकते हैं। और आजकल किडनी ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है और जो दवाइयाँ हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि ब्लड ग्रुप मैच करे या नहीं करे आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अच्छा जी। एक समय था डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ों का मिलान आप डॉक्टर लोग करते थे, तभी गुर्दा एक दूसरे का ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। हाँ, मिलान अभी भी करते हैं जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली तो यही होती है, ये देखा जाता है कि जो किडनी दे रहा है उसके जीवन को कोई खतरा तो नहीं पैदा हो रहा। जी जी, जी। और ये बिल्कुल लीगल तरीके से होता है। इनके लिए अप्रूवल कमेटीज़ होती हैं मल्टीपल लेवल्स पे, उनके थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं और उसके बाद बेसिक डिजीज़ होती हैं, बेसिक जांचें होती हैं लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद जो फाइनल जांचें होती हैं क्रॉस मैच है ना, ये सारे लेवल 3 के होते हैं। ये सारे करके
उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए लिया जा सकता है। बस जिन लोगों में ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है उनमें एक तो ट्रांसप्लांट का खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा। यूजली 1.5 से 2 गुना हो जाता है क्योंकि उसकी दवाइयाँ महंगी होती हैं। अच्छा। और दूसरा उनमें नॉर्मल पेशेंट जिसमें कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है उसकी तुलना में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डायलिसिस पर रहने से बेहतर होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना। अच्छा, एक बेहतर ऑप्शन है ये। जी। डॉक्टर साहब ये और बताइएगा, चूँकि लोग ये मानते हैं कि डायलिसिस कराएंगे तो सब कमज़ोरी आ जाएगी, हमें आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी, 3 दिन 4 दिन कोई काम नहीं करना है, हमें खाना नहीं खाना है, कई चीज़ें हैं जिनसे बच के रहना है। एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे यहाँ गंगाशील अस्पताल में करीब 10 मशीनें हैं और जो 24 घंटे डायलिसिस यूनिट खुली रहती है हमारी, ना, डायलिसिस हमेशा चलती रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत सारे मरीजों को डेली देखता हूँ और ये बिल्कुल सही बात है कि आपको खाने में परहेज करना होता है। लेकिन ये बात गलत है कि डायलिसिस के बाद कमजोरी आती है और आराम करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से डायलिसिस हो रही है, जिसको कि एडिक्वेट डायलिसिस बोलते हैं, ये बहुत सारे पैरामीटर पर असेस करनी होती है जी। तो अगर एडिक्वेट डायलिसिस है तो पेशेंट बहुत बेहतर फील करता है। और मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो खुद बाइक से या कार से या बस से आते हैं, डायलिसिस कराते हैं और चले जाते हैं। एक बार जब वो डायलिसिस यूनिट से बाहर निकल जाते हैं तो आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट है या ये डायलिसिस करा रहे होंगे। बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल जी, देखने में बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल हेल्दी होते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि समय हमारे कार्यक्रम का सीमित है और बातें अब भी मेरे मन में बहुत सी हैं, शायद हमारे श्रोताओं को भी कुछ ऐसे प्रश्न लगते होंगे जिनके उत्तर उन्हें नहीं मिले, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान और दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी डायलिसिस के मरीज के लिए और डायलिसिस से बचाने के लिए भी लोगों को। जी, देखिए, आप खान पान और दिनचर्या बदल के आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किडनी की बीमारी हो गई और डायलिसिस की नौबत आ गई तो फिर डायलिसिस से नहीं बच सकते। लेकिन डायलिसिस के रहते मतलब होते हुए आप एक स्वस्थ जीवन जरूर जी सकते हैं। जी जी जी। तो उसमें एक तो खान पान आपको स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ से मतलब फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए और जो नमक है, नमक की मात्रा सीमित रखनी चाहिए और डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो हेल्दी कैटेगरी में रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। और जो डायलिसिस वाले मरीज हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि नमक की मात्रा सीमित रखें, फास्फोरस की मात्रा सीमित रखें, पोटेशियम की मात्रा सीमित रखें और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। और पानी की मात्रा अपने ड्राई वेट के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड करते रहें। जी। डायलिसिस के मरीजों का जो दिनचर्या है या उनका खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए जिनकी डायलिसिस हो रही है, जिन मरीजों की? हाँ, हम अभी इन्हीं की बात कर रहे थे। इसमें बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट हैं, उनमें प्रोटीन इंटेक नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अच्छा। हीमोडायलिसिस वाले मरीजों के लिए यही प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। अच्छा। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं इनमें यही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.4 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है। अच्छा जी, ये परिवर्तन होता है। जी। डॉक्टर साहब, क्या खास सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, चूंकि हम बात कर रहे हैं गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस की भ्रांतियां और सच्चाई की? जी, मेरा एक सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि अगर आपका मरीज उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पे कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं, और वो अगर डायलिसिस के लिए सलाह दे रहे हैं तो
मना नहीं करना चाहिए। ये डायलिसिस जो है वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, और मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए, और वो डायलिसिस क्यों करना चाहते हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कब तक डायलिसिस चलेगी, वो सारी चीज़ें समझिए, और अपने मरीज की बेहतर रिकवरी में ये आपको हेल्प करेगा। जी बिल्कुल, हम कामना करते हैं और ऐसा विश्वास भी करते हैं कि उचित सलाह स्वस्थ जीवन की गारंटी होती है। उचित सलाह के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं, और जब ज़रूरत है, अगर डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस कराने में हिचकना नहीं चाहिए। जी, डॉक्टर बिल्कुल। की सलाह पर समय से डायलिसिस कराते रहेंगे तो गुर्दे सही काम करेंगे और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जी, डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस के विषय में, भ्रांतियाँ के बारे में भी आपने विस्तार से बताया, सच्चाई भी बताई। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आकाशवाणी।